नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आए हैं और आप लोग को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि वो इंटरमीडिएट जो है बायो से तो कर लिए हैं, लेकिन आगे चल के क्या करना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटरमीडिएट में वो मैथ्स ले लेते हैं सब्जेक्ट, लेकिन आगे चल के वो नर्सिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और देखेंगे कि नर्सिंग क्या है, इसके स्कोप क्या है और कितनी सैलरी हमारे इंडिया में इससे है। ठीक है, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम नर्सिंग कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज है। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कि नर्सिंग क्या है। ठीक है, ओके। नर्सिंग के पहले हम बात करेंगे कि पैरामेडिकल क्या है और नर्सिंग क्या है। तो पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स होता है जो डिप्लोमा कोर्स हम बोल सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो डिप्लोमा होता है ओटी टेक्नीशियन का, डिप्लोमा होता है आपका डायलिसिस का। ठीक है, डिप्लोमा होता है आपका इमरजेंसी ट्रामा केयर का, डिप्लोमा होता है आपका कार्डियक केयर का। तो बहुत सारे ऐसे जो डिप्लोमा होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, पैरामेडिकल में। तो यहाँ पे हम पैरामेडिकल की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात किसी करेंगे नर्सिंग की, कि नर्सिंग क्या है। ठीक है, ओके। व्हाट इज नर्सिंग। देखिए नर्सिंग क्या है। आज के जनरेशन में देखा जाए तो लोग नर्सिंग करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये चीजें जो थी पहले वो सिर्फ ऐसा माना जाता था कि नर्सिंग जो है सिर्फ लड़कियों के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नर्स जो है वो लड़के भी होते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग जो होता है इसमें हमें करना क्या होता है कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट का डायरेक्टली, मतलब जो पेशेंट के डायरेक्टली टच में होता है वो नर्स होता है। ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया कि जो भी एडवाइस थी, उन्हें क्या दवाई देनी है, उन्हें क्या जांच कराना है, उन्होंने एक लिखा, डॉक्यूमेंटेशन किया और उसके बाद उन सारी चीजों को फॉलो अप करना और उस पेशेंट को समय समय से मेडिकेशन देना, ये सारा काम जो था वो किसका होता है, नर्सेस का। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नर्स जो होती है वो उस पेशेंट के लिए और तब तक जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में है उसके लिए वो भगवान की तरह होता है। ठीक है, ओके। चलिए नर्सिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे कैसे नर्सिंग हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एएनएम क्या होता है। एएनएम का मतलब होता है एक्जिलरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, एक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो एएनएम कोर्स जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसकी फीस जो है वो अप्रॉक्स लगभग 2 लाख के आसपास आती है और ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा कोर्स जो हमारा जीएनएम, ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये 3 साल का कोर्स है और ये इसको लड़कियां और लड़के दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी फीस जो होती है वो भी कॉलेज के ऊपर वेरी करती है और लगभग हम अगर मान के चलें तो लगभग 3 लाख के आसपास इसकी भी फीस होती है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, जो आजकल बहुत ही चर्चे में है और बहुत ज्यादा लोग इसको क्या कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बीएससी नर्सिंग क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन सबसे जरूरी चीज है कि हमें 12th पास तो होना ही है। ठीक है, 12th पास हुए बिना हम बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, 12th पास के अलावा इसमें क्या है कि कंपलसरी सब्जेक्ट कुछ होते हैं और कुछ मार्क्स, कि हमें कितना मार्क्स 12th में चाहिए तब हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका होना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको बड़े में लिख दे रहे हैं कि आपका बायोलॉजी, इंटर में बायोलॉजी होना जरूरी है, तभी आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें मार्क्स की, तो कितने नंबर की आवश्यकता होती है आपका इंटर में, आप बीएससी नर्सिंग के लिए क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको 50 से 55% आपका इंटर में मार्क्स होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो कितने एज तक आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो एज जो है वो 17 साल से लेके 35 साल। ठीक है, 17 साल से
35 साल, 17 साल आपको लगभग इंटर करने में लग जाता है, और 35 साल के बाद आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो कुछ समय पहले लगभग आज से 3-4 साल पहले तो जो है इसका एडमिशन डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट लगा दिया। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं सी नेट। सी नेट, सी नेट है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने सी नेट जो है वो कंपलसरी कर दिया है इसमें एडमिशन लेने के लिए। बाकी सारी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया कि इसमें एज क्या होनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट इंटर में होने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सी नेट क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग जो है आपका 4 साल का होता है। ठीक है, ये कितने साल का होता है, तो ये 4 साल का होता है। और इस दौरान आपका जो 4th ईयर में, जब लास्ट ईयर में आप रहेंगे, तो इसमें क्या होता है कि वो 6 महीने का लगभग क्या करते हैं, वो इंटर्नशिप लगा देते हैं। तो ये 4 साल जो है वो पहले था, अभी से 4 साल को वो उन्होंने 8 सेमेस्टर में कर दिया। ठीक है, पहले जो था वो ईयर वाइज था, लेकिन अब वो 8 सेमेस्टर का बीएससी नर्सिंग हो गया। अब आपका जो मेन एग्जाम है वो हर एक 6 महीने पे होगा, और ऐसे करके आपके 8 एग्जाम कंप्लीट कराए जाएंगे, उसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है। तो 6 सेमेस्टर हो गए, और एक सेमेस्टर जो है वो कितने महीने का है, तो 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का एक आपका एक सेमेस्टर हो गया, तो टोटल 4 साल में बीएससी नर्सिंग आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं यूपी सीनेट की, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो टेस्ट है इसके क्या क्या पैटर्न होते हैं, कैसे होता है। ये जो आपका टेस्ट है, इसका जो फॉर्म आता है, इस टेस्ट का जो फॉर्म आता है वो आपका लगभग मार्च अप्रैल के आसपास आता है। ठीक है, तो आप मार्च में इसका आप देखते रहे, चेक करते रहे, तो मार्च में इसका जो है फॉर्म आता है सीनेट का। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑफलाइन, ये जो टेस्ट होता है वो ऑफलाइन होता है। सबसे बड़ी चीज ये कि ये क्या होता है, ऑफलाइन होता है। नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज होते हैं वो 120, 120 एमसीक्यूज बेस्ड एक क्वेश्चन होता है, और हम इसको क्या करते हैं कि ओएमआर सीट मिलती है हमें, वहां पे हम इस टेस्ट को देते हैं। ठीक है, ये जो टोटल हमारा 120 क्वेश्चन है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 120 नंबर का हमारा टोटल जो होता है वो क्वेश्चन होता है। ये टेस्ट जो है वो 120 नंबर का होता है। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 120 का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होते हैं। ठीक है, इनको करने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है 140 मिनट। ठीक है, 140 मिनट का समय दिया जाता है आपको इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इस एग्जाम की अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इस एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, तो आपका 11th और 12th में जो आपका सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों से जो है क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जीके, जनरल नॉलेज और इंग्लिश भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जीके और इंग्लिश भी क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। फीस की अगर हम बात करें कि इस फॉर्म का फीस कितने का होता है, तो फीस जो होता है वो 3000 रुपए का होता है। ठीक है, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप 3000 रुपए का ये जो है फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आपका मार्क्स जो है वो अच्छा आता है और आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, तो आपका 5500 रुपया काउंसलिंग का लगता है। ठीक है, 5500 काउंसलिंग का लगता है, जिसमें से 5000 रुपए तो आपको रिफंड हो जाएंगे, सॉरी 5000 रुपए तो जो है 5000 जो है वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, रिफंड हो जाता है, लेकिन जो 500 रुपया है वो आपका रिफंड नहीं होता है। ठीक है, तो 5500 काउंसलिंग के टाइम में लगता है, जिसमें से 5000 आपका रिफंड हो जाएगा, और 500 रुपया जो है वो रिफंड नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा काउंसलिंग के बाद अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, नर्सिंग कॉलेज, तो आपको जो है उस कॉलेज को फ्रीज करने के लिए आपको 40,000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो आपका 40,000 रुपया है ये आपके फीस में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग से नहीं देना है, बल्कि आप फ्रीज करेंगे 40,000 दे के, तो आपके वो जो फीस होती है उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सीनेट की बात हमने कर ली, और कैसे हमें एडमिशन लेना है ये सारी चीजें हमने देख ली। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप क्या है। ठीक है, तो स्कोप इसका प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। तो गवर्नमेंट की तो हम बात करेंगे आगे, पहले हम प्राइवेट में देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर हमें काम करना है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने 4 साल की बीएससी नर्सिंग तो कंप्लीट कर ली, अब हमें आगे करना क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्राइवेट में हम क्या कर सकते हैं कि क्लिनिकल, हम क्लिनिकल एरिया में जा सकते हैं,
हम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हैं, और हम एकेडमिक एरिया में भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम टीचिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाना है तो हम बीएससी नर्सिंग के बाद टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट क्लिनिकल एरिया में जॉब कर रहे हैं तो आपको आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 15,000 से 20,000 होने वाली है। ठीक है, 15,000 से 20,000 आपकी सैलरी होने वाली है। वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का जो है वो हॉस्पिटल जो है चूज किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो इनसे भी कम सैलरी देते हैं। ठीक है, वही अगर हम प्राइवेट एकेडमी की बात करें, जब आप टीचिंग कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपकी सैलरी जो है वो लगभग 20 से 30 के बीच में होने वाली है। ठीक है, 20,000 से 30,000 होने वाली है। ये भी डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, आपको 20 से कम भी मिल सकता है और 30 से ज्यादा भी मिल सकता है, वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है, कि गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट में हम कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किस किस पोस्ट पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो गवर्नमेंट में अगर हम बात करें सबसे पहले क्लिनिकल की। ठीक है, अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो क्या होता है कि कम्युनिटी एरिया में हमारी पोस्टिंग होती है। ठीक है, और उसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी एक कम्युनिटी जिस जो कम्युनिटी में दी गई है वहाँ के लोकल लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, उसे हमें मैनेज करना होता है। हमें ये जो पूरा काम करना होता है वो आशा और MOIC, ठीक है, इनके कांटेक्ट में रह के ये सारी चीजें हमें करनी होती है। और सीएचओ की जो सैलरी होती है वो लगभग 35 से 40,000 होती है। ठीक है, 35,000 से 40,000 होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है नर्सिंग के लिए देखा जाए तो। नर्सिंग ऑफिसर जो होता है गवर्नमेंट का, अगर इसकी बात हम करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल किसी हॉस्पिटल में आप नर्सिंग ऑफिसर है तो आपकी सैलरी जो है लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है। ठीक है, जी बिल्कुल, आपकी जो सैलरी होगी वो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्लिनिकल में और सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए होने वाली है। ठीक है, वही अगर हम बात करें स्टेट की, अगर स्टेट में आप तो कम से कम 80 से लेके 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए क्लिनिकल, और जो सैलरी हम बता रहे हैं वो पर मंथ सैलरी है, पर मंथ। बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये 1 साल की सैलरी हम बता रहे हैं, ये पर मंथ सैलरी है, यानी कि 1 लाख पर मंथ, और 1 साल की आपकी 12 लाख रुपया लगभग सैलरी होने वाली। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्लिनिकल। अगर इसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट एकेडमिक में, तो गवर्नमेंट में आप एकेडमिक की भी वैकेंसी आती है, ट्यूटर की वैकेंसी आती है। तो अगर आप ट्यूटर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट में तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज आती हैं और बहुत रेयर होती हैं, लेकिन इसकी भी जो सैलरी होती है वो लगभग 1 लाख टू 1.25 लाख तक इसकी सैलरी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, एज ए ट्यूटर अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, हमने बात की थी कि क्लिनिकल सेक्टर में जो है, क्लिनिकल एरिया में अगर हम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बाद तो कौन कौन से पोस्ट होते हैं, तो हमने बताया कि सीएचओ की जो सैलरी होती है वो हमने बता दी कि लगभग 35 से 40,000 इसकी सैलरी होती है। नर्सिंग ऑफिसर की हमने बता दी कि अगर आप सेंट्रल में है तो लगभग 1 लाख, और आप स्टेट किसी हॉस्पिटल में है तो आपकी सैलरी जो है वो लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में होने वाली है। ठीक है, तो 80 से 1 लाख पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ, ये भी क्या आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है। उसके अलावा आप किस किस पोस्ट पे काम कर सकते हैं, तो आप होम हेल्थ केयर नर्सेज के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, फोरेंसिक नर्सिंग आई है अभी नई आई है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं, नर्स एजुकेटर, एज ए नर्स एजुकेटर काम कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजर की तरह आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको नर्सिंग में अलग अलग पोस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो इनकी जो सैलरी है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि आप एज अ हेल्थ केयर अगर आप किसी घर में जाके काम कर रहे हैं किसी पर्सनली किसी का, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्क प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी सैलरी इस हिसाब से मिलती है। ठीक है, बाकी हमने ये सारी चीजें जो है वो आपको बता दिया। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, और टेस्ट में सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो नॉर्सेट, जो कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे जो एम्स है, एम्स क्या कराती है कि साल में 2 बार नॉर्सेट का एग्जाम कराती है।
ठीक है। नॉर्सेट का एग्जाम कराती है और ये नर्सिंग ये जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा टफ माना जाता है और इसकी सैलरी होती है जो वो 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये नॉर्सेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इसको क्रैक करते हैं इस एग्जाम को, तो आपको जो जॉब मिलेगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर वो किसी एम्स में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखी जाए तो जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आता है, जैसे कि ईएसआईसी हो गया, ठीक है, एसजीपीजीआई हो गया, एसजीपीजीआई हो गया और केजीएमई हो गया, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी हो गया। ये सारे जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है आपको वहां पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। और सैलरी हमने बात कर ली कि इनकी सैलरी कितनी होती है, तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ होती है, ठीक है। चलिए, नर्सिंग ऑफिसर अगर आप किसी सेक्टर में किसी हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो कैसे इनका इंक्रीमेंट होता है और क्या हायरार्की है, आपका प्रमोशन जब होगा तो किस हायरार्की पे होगा, ठीक है। तो आपकी जो हायरार्की है वो नर्सिंग ऑफिसर के बाद आप 3 साल के एक्सपीरियंस में जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। मतलब आप नर्सिंग ऑफिसर थे, आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए और 3 साल के एक्सपीरियंस में आप बन गए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और आपकी सैलरी लगभग 1.25 लाख हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी पोस्ट बढ़ती है और आप हो जाते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, और आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ से एक्सपीरियंस के साथ प्रमोट करेंगे किसमें, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी सैलरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से आप किसमें चले जाएंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जैसे जैसे आपका क्या है एक्सपीरियंस होता जाएगा उस हॉस्पिटल में, आपकी पोस्टिंग भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप काम करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो आता है हमारा सबसे ऊंचा पोस्ट, हम बोल सकते हैं कि नर्सिंग में होता है, वो होता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चीफ नर्सिंग ऑफिसर जो है वो क्लिनिकल सेक्टर में एक नर्स का सबसे ऊंचा पद माना जाता है, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है लगभग 2 लाख रुपए और इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो सैलरी वो पर मंथ की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप चीफ नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा पर मंथ की सैलरी आपकी हो सकती है। चलिए, ये बातें होगी हायरार्की की। हमने बात कर लिया कि हम अगर जॉब करना चाहते हैं तो किस किस एरिया में हम जॉब कर सकते हैं, कि क्या क्या सैलरी हमारी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बीएससी नर्सिंग के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे चल के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन सी पढ़ाई हम बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कि आप ट्यूटर बनना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ठीक है। यानी कि अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग कर लिया तो आप मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग कर सकते हैं। ये 2 साल का आपका कोर्स होता है। आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो टोटल फीस होती है वो लगभग 1 लाख रुपए होती है, कंप्लीट फीस। और अगर हम बात करें वही प्राइवेट की, ठीक है, अगर हम एमएससी की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की फीस होती है लगभग 1 लाख रुपए, ठीक है। अगर वही हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट क्या करते हैं, वो अलग अलग अपने हिसाब से क्या करते हैं, फीस रख लेते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि इनका 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फीस होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एंट्रेंस दे दीजिए, क्योंकि बीएससी के बाद अगर हमें एमएससी करना तो हमें फिर से सीनेट का एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन इसका सिलेबस जो है वो अब बीएससी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और सीनेट क्वालिफाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग गवर्नमेंट से कर सकते हैं। और प्राइवेट के लिए भी हमें सीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एमएससी नर्सिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो एमएससी नर्सिंग के बाद हम कर सकते हैं पीएचडी नर्सिंग, ठीक है। पीएचडी नर्सिंग, जी हाँ, पीएचडी नर्सिंग भी होता है। और पीएचडी नर्सिंग करने के बाद ये जो ये हमारा जो क्वालिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके साथ हम कर क्या सकते हैं, तो एमएससी नर्सिंग करने के बाद हम ट्यूटर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस होते ही हम क्या हो जाएंगे, असिस्टेंट, हम क्या हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। जैसे हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ और हमारा जो पोस्ट है वो ट्यूटर से बढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, वो धीरे धीरे पोस्ट हर एक एक्सपीरियंस पे 3 साल पे, 5 साल पे, 8 साल पे, 10 साल पे ऐसे क्या होती है, पोस्ट बढ़ती जाती है और उसी हिसाब से हमारे सैलरी का भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और पीएचडी करने के बाद आप कहीं पे भी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है।
चलिए, तो ये ओवरऑल बीएससी नर्सिंग के बारे में बात हो गई। और बीएससी नर्सिंग की अगर हम फीस की बात करें तो प्राइवेट जो है वो लगभग, हमने शायद अभी डिस्कस किया था कि प्राइवेट में जो है वो लगभग 5 लाख से 7 लाख के आसपास फीस होती है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, ये मैं बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में 5 लाख से लेके लगभग 7 लाख रुपए फीस होती है। वहीं अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो आपका 1 से लेके 2 लाख रुपए के बीच में ये आपका कंप्लीट हो जाता है बीएससी नर्सिंग। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कर रहे हैं तो आप पहले ट्राई करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ताकि आपका फीस जो है वो कम हो जाए। ठीक है, और अगर उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम है सीनेट। और उसकी क्या क्या फीस है, क्या क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। आई होप आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको देख के फिर से एक नया वीडियो बना के आपको आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।